जय हिंद दोस्तों, आपका अपना सर प्रमोद यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका क्लास 9 का विज्ञान यानी कि साइंस सब्जेक्ट है, उसमें आपका जो चैप्टर 1 है यानी कि पाठ 1 है हमारे आसपास के पदार्थ, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा उसको मैं आज आपको बताऊंगा। आपको 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और उसके साथ मैं आंसर को भी बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। वे सभी आप जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें वे सभी को लिख करके आप इसका तैयारी करेंगे। तो देखिए, इसमें जो पार्ट 1 दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बारे में अभी चर्चा करूंगा। इसमें मैं अब आपको बताऊंगा कि जो आपका विज्ञान का पाठ 1 है हमारे आसपास के पदार्थ, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नांकित में से कौन पदार्थ है। ऑप्शन ए है कि गंध, ऑप्शन बी है कि ठंडा, ऑप्शन सी है प्रेम, ऑप्शन डी है ठंडा पे। यानी कि इसमें पदार्थ आपको बताना है। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो उसे पदार्थ कहते हैं। जिसका भार होता हो उसे पदार्थ कहते हैं। तो गंध का भार नहीं होता, स्थान नहीं घेरता। ठंडा का भार नहीं होता, स्थान नहीं घेरता। प्रेम का भार नहीं होता, स्थान नहीं घेरता। तो इसमें आपका बच गया ठंडा पे। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठंडा पे। यानी कि जो ठंडा पे है कोई सामान है, पीने वाला ठंडा चीज़ है जो कि वे स्थान भी घेरता है और इसका भार भी होता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नांकित में से कौन से पदार्थ हैं। यानी कि निम्नांकित में जो नीचे दिए हुए हैं उसमें से कौन से पदार्थ हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है कि स्नेह, ऑप्शन बी है गंध, ऑप्शन सी है घृणा, ऑप्शन डी है वायु। तो वायु इसमें पदार्थ है, अभी तुरंत मैंने पदार्थ के बारे में बताया है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नांकित में से कौन पदार्थ नहीं है। यानी कि इसमें जो आपको नीचे दिया हुआ है इसमें से कौन पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है स्नेह, ऑप्शन डी है भोजन। तो इस स्नेह जो है कि आपका पदार्थ नहीं है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्नेह। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नांकित में द्रव में कौन निश्चित है। यानी कि जो द्रव होता है, द्रव उसको कहते हैं जो पिघलता हो, जैसे में कि फैलता हो, गिराने पर फैलता हो। जैसे में पानी हम गिरा देंगे फैलेगा, उसको द्रव कहते हैं। यानी कि वे लिक्विड होते हैं। ठीक है, तेल वगैरह लिक्विड होते हैं। तो इसमें पूछा है कि निम्नांकित में द्रव में कौन निश्चित है, यानी कि कौन निश्चित होता है। तो ऑप्शन ए है कि आकार, ऑप्शन बी है कि वेग, ऑप्शन सी है घनत्व, ऑप्शन डी है आयतन। यानी कि आयतन जो होते हैं द्रव का वे निश्चित होते हैं, द्रव का आयतन निश्चित होते हैं। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नांकित में कौन अनिश्चित है। यानी कि जो निम्नांकित दिए हुए हैं नीचे उसमें कौन अनिश्चित है। ऑप्शन ए है घनत्व, ऑप्शन बी है आकार, ऑप्शन सी है आयतन, ऑप्शन डी है द्रव्यमान। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनिश्चित होता है द्रव का। यानी कि जो द्रव होते हैं उसका अनिश्चित आकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। अगर पानी है द्रव होता है, पानी जो होता है द्रव होता है। अगर पानी को हम लोग गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का जैसा हो जाएगा, अगर नीचे गिरा देंगे तो वह फैल जाएगा। यानी कि उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। तो इसमें आकार लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। यानी कि गैस अगर जब द्रव में बदलता है तो वे कौन सा परिवर्तन कहलाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संघनन कहलाता है। आप इसमें संघनन लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। यानी कि वे ताप जो कि ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। यानी कि ठोस से द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। तो आपका कहलाएगा द्रव्यनांक, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द्रव्यनांक। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी ठोस पदार्थ का, यानी कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। यानी कि कोई ठोस पदार्थ है और सीधे जब वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो वे क्या कहलाएगा। तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वापातन। आप इसमें ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन डी का आंसर को लिख लेंगे। आप नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्राकृतिक में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस
तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यानी कि प्राकृतिक में जितने भी पदार्थ हैं उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लिख लेंगे जल। यानी कि जल जो होता है वह ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है। जैसे में कि कहने का मतलब है कि ठोस का आकार का, जब वो बर्फ़ जम जाएगा तो ठोस का आकार का हो जाएगा। अब जब द्रव का आकार का रहेगा तो पानी जो पीते हैं वे द्रव का आकार का होता है, यानी कि जो फैलता है उसे द्रव कहते हैं, तो द्रव का आकार का हुआ। अब आते हैं गैस का, तो जब वाष्प बन के उड़ता है तो गैस का आकार का हो जाता है, गैस। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके बराबर है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 283 केल्विन, यानी कि 283 केल्विन, 283 केल्विन आपका सही आंसर हो जाएगा, आप इसमें लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जो ताप होता है उसका केल्विन में कितना मान होता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 373.15 केल्विन, यानी कि केल्विन में कितना आ जाएगा जब 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो 373.15 केल्विन होता है, तो इसमें आप यही लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? यानी कि कौन सा ऐसी अवस्था है जिसमें कि अणुओं की ऊर्जा अधिक होता है, ठीक है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गैस, यानी कि गैस में अणुओं की जो ऊर्जा होती है अधिकतम होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, यानी कि कौन सा ऐसा अवस्था है जिसमें कि अणुओं की ऊर्जा कम होती है? तो इसमें हो जाएगा ठोस, आप इसमें ठोस लिख लेंगे। अभी ऊपर बताया हुआ था अधिकतम के लिए, तो अधिकतम के लिए होता है गैस, और इसमें अणुओं की कम होती है तो इसमें होता है ठोस। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वह कहलाती है। यानी कि वह प्रक्रिया आपको बताना है, जैसे में कि इत्र है, इत्र एक क्या है तो सेंट है, ठीक है? तो इसकी गंध अगर वायु में चारों ओर फैल जाती है तो वह कौन सा फैलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रसरण, यानी कि उस प्रक्रिया को कहेंगे प्रसरण, आप इसमें प्रसरण लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, यानी कि गैस के जो कण होते हैं उसके बीच में आकर्षण बल कैसा होता है? तो इसमें होता है कम, आप इसमें कम लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि गैसों के संप्रियता होती है, यानी कि गैसों के जो संप्रियता होते हैं वे कैसे होते हैं? तो कैसा होता है? तो अधिक होता है, गैसों के संप्रियता अधिक होता है, इसमें आप अधिक लिखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि गर्म करने पर गैस का आयतन, यानी कि जब हम गर्म करेंगे तो गैस का आयतन क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो गैस का आयतन जो है कि बढ़ता है, आप इसमें बढ़ता है लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, यानी कि जो वाष्पन होते हैं उसकी प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? तो कोई भी चीज़ अगर जब वाष्पन का प्रक्रिया हो रहा हो उसमें, तो उसमें उत्पन्न होता है ठंडक, यानी कि ठंडक उत्पन्न होते हैं, आप इसमें ठंडक लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि जब वाष्प संघनित होता है तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो जब वाष्प संघनित होता है तो उसका ताप घट जाता है, आप इसमें ऑप्शन डी को लिख लेंगे, यानी कि उसका ताप घट जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, जब आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं तो क्या होता है? तो कैसे सूख जाते हैं? जब हम लोग गीला कपड़ा को पसारते हैं कहीं पे भी तो वे कैसे सूख जाते हैं? तो इसमें सूखते हैं निलंब से, यानी कि विलंब से, आप इसमें लिख लेंगे विलंब से। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नांकित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो ये सबको पता होता है कि जो सूती कपड़ा होता है वही गर्मियों के दिनों में पहना जाता है और ये आरामदेह होता है, ठीक है? तो आप इसमें सूती लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है
बर्फ का गलनांक कितना होता है, यानी कि जो बर्फ होता है उसका गलनांक कितना होता है। तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन आप कह सकते हैं। यानी कि इसमें आप लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अपना सर प्रमोद, यानी कि आप ऊपर में यहाँ देख रहे हैं कि अपना सर प्रमोद लिखा हुआ है, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। और जब मैं साइंस का आपको नोट कंप्लीट करवाऊंगा तो उसमें आपको लिखना होगा कि हैशटैग क्लास 9 साइंस प्रमोद सर। तो आप अगर इतना लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि हैशटैग क्लास 9 साइंस प्रमोद सर, तो जितना भी मैं नोट्स के लिए साइंस का वीडियो डालूंगा वे सारा मैं इसी नाम पे डालूंगा। वे सारा जितना भी वीडियो होगा सब आपके मोबाइल में खुल जाएगा और आप नोट्स कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि जितना भी मैं वीडियो डालूंगा वे आप तक जाते रहे और जाते रहेगा। उसी तरह से आप अपना नोट्स भी कंप्लीट करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं जब आपको साइंस का नोट्स कंप्लीट करवाऊंगा तो उसमें आपको वीडियो का जो पार्ट 1 आएगा, वीडियो का पार्ट 1, उसमें आपको मैं सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाऊंगा। यानी कि जो मेरा पहला वीडियो होगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट बी में वीडियो आएगा उस किताब के बीच से क्वेश्चंस रहेगा, यानी कि किताब का जो बीच से जितना भी क्वेश्चन बनता है वे सारे क्वेश्चन रहेंगे। अब तीसरा वीडियो जो मेरा आएगा पार्ट 3, वे अभ्यास के प्रश्न रहेंगे, यानी कि जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन हैं वे सारे क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जो आप चैप्टर का नोट्स कंप्लीट करना चाहते हैं उसके लिए आपको 3 वीडियो दिए जाएंगे, ठीक है। आपका पार्ट 1 में मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसको नोट कर लेंगे और उसको नोट करने के बाद आप पार्ट 2 का आ जाएंगे। पार्ट 2 का वीडियो से आप उसमें जितने भी किताब के बीच से उठने वाले क्वेश्चन होते हैं उसका दिया हुआ रहेगा, वे आप नोट्स में लिख लेंगे। उसके बाद पार्ट 3 में जब आएंगे तो जो किताब में आपका दिया होता है लास्ट में अभ्यास प्रश्न और जो बीच बीच में भी रहता है पेज नंबर वाइज करके क्वेश्चन, वे सारे रहेंगे, तो उसका आप नोट्स कर लेंगे। मेरा जो 3 वीडियो रहेगा, हर एक चैप्टर में 3 वीडियो मैं बताना चाहूँगा। हर एक चैप्टर में 3 वीडियो रहेगा, यानी कि हर एक चैप्टर जैसे में कि फर्स्ट चैप्टर है उसका 3 वीडियो रहेगा, तो वे 3 वीडियो का आप नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। तो जो एग्जाम में आएगा अगर चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन उठाया गया है तो वे आपके नोट्स में ज़रूर रहेगा। तो आप याद रखेंगे अपना सर प्रमोद यूट्यूब चैनल है, और आपको जब नोट्स करना होगा तो हर एक नोट्स के लिए क्या करना होगा कि जब आप साइंस का नोट्स करना चाहते हैं तो साइंस का नोट के लिए लिखना होगा हैशटैग क्लास 9 साइंस प्रमोद सर, यानी कि सब जितना भी इसमें वर्ड लेटर आपको दिख रहा है लेटर, वे सारे एक ही में रहेंगे। आपको स्पेस नहीं देना है, यानी कि बीच बीच में जगह नहीं छोड़ना है। आपको हैच लगा के तब स्टार्ट करना है लिखना, क्लास 9 साइंस प्रमोद सर, हैशटैग लगा देना है, उसके बाद लिख देना है। तो मेरा जितना भी नोट्स के लिए वीडियो डाला हुआ रहेगा सब इसी में रहेगा। साइंस का अगर लिख के खोलते हैं तो साइंस का इसी में रहेगा। मैं आपको बताऊंगा बाद में कि और सब्जेक्ट के लिए क्या लिखना होगा। तो साइंस के लिए ए रहेगा। अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेंगे, ताकि जितना भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा वे आप तक पहुंच सके। और मैं जितना भी डालूंगा वे सारे इंपॉर्टेंट वीडियो ही डालूंगा, मैं फालतू का वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और इसी तरह से जब मैं वीडियो डालूंगा तो वे वीडियो आपके पास पहुंचेंगी और उसका जितना भी उसमें बताया हुआ रहेगा वे सारे आप कंप्लीट करते चलेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है कि जल का क्वथनांक क्या है, यानी कि जब जल कोई होता जल जो है कि उसका क्वथनांक क्या है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, इसमें लिखेंगे आप 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जल का क्वथनांक कितना होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस। आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, एक पदार्थ का नाम बताए जो ऊर्ध्वापार्तन करते हैं। कौन सा पदार्थ होगा जो ऊर्ध्वापार्तन करते हैं, तो अमोनिया क्लोराइड। आप इसमें अमोनिया क्लोराइड लिख लेंगे, अमोनिया क्लोराइड। आपका क्वेश्चन नंबर 25 है,
कि ठोस, द्रव और गैस में किसमें कणों की गति अधिकतम होती है। अगर ठोस दिया हुआ रहेगा, गैस रहेगा और द्रव रहेगा तो तीनों में से किसमें कणों की गति अधिकतम होती है। तो गैस में सबसे अधिकतम होती है। इसका आपका सही आंसर लिख लेंगे गैस। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि ठोस, द्रव अथवा गैस में सबसे अधिक संप्रिय कौन है। ठोस, द्रव, गैस अगर तीनों दिया हुआ रहेगा तो सबसे संप्रिय पूछा जाए तो गैस होता है। तो इसमें आप गैस लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 27 है कि एलपीजी का पूर्ण रूप लिखें, यानी कि जो एलपीजी होता है उसका पूर्ण रूप लिखें, यानी कि पूरा रूप लिखें। तो पूरा रूप आपका हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा रूप हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। आप इसमें लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है कि सीएनजी का पूर्ण रूप लिखें, यानी कि जो सीएनजी है तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है, इसको लिखें। तो इसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप इसमें लिख लेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 29 है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो शुष्क बर्फ क्या होता है और किसे कहते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी कि शुष्क बर्फ क्या होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आप इसमें लिख लेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 30 है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। आप इसमें केल्विन लिख लेंगे और जिसको डिनोट किया जाता है के से, तो के लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 31 है कि द्रव्यमान का मात्रक है, यानी कि द्रव्यमान यानी कि वजन का क्या मात्रक होता है, तो किलोग्राम, केजी। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कि भार का मात्रक क्या है। भार का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, एन। आपका क्वेश्चन नंबर 33 है कि आयतन का मात्रक क्या है, यानी कि जो आयतन होता है उसका मात्रक क्या है, तो घन मीटर के पावर 3 होता है, यानी कि मीटर पावर 3 कर लेंगे। यानी कि जो आपका घन दिया हुआ है घन, तो घन मीटर होता है, यानी कि घन मीटर होता है तो घन का मतलब है कि पावर में 3 होना, तो मीटर के पावर 3 हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 34 है कि घनत्व का मात्रक क्या है, यानी कि जो घनत्व होता है उसका मात्रक क्या है, तो घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है। इसी को आप शॉर्ट में लिखेंगे, बगल में ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से आप नोट्स में लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि केजी, यानी कि किलोग्राम हो जाता है, और मीटर है मीटर के प्रति घन मीटर, यानी कि प्रति मतलब बटा में चल जाता है, यानी कि माइनस में चल जाएगा, तो घन हो जाएगा 3, तो ऊपर में चढ़ जाएगा 3, यानी कि केजी मीटर के पावर में -3 लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 35 है कि दाब का एसआई मात्रक है, यानी कि दाब जो होता है उसका एसआई मात्रक है, तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं, पीए लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 36 है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर क्या परिवर्तन होता है, यानी कि जब हम ठोस के तापमान को बढ़ाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। तो इसमें आपका आंसर आप लिखेंगे, इसमें सही आंसर लिख लेंगे कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, यानी कि जब हम लोग ठोस के तापमान को बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा कि गलनांक किसे कहते हैं, यानी कि जो गलनांक होता है वे किसे कहते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं, यानी कि ऐसा तापमान होना चाहिए जिस पर कि ठोस चीज़ पिघल जाए और फिर गैस में परिवर्तित हो जाए, उसे हम लोग गलनांक कहते हैं। यानी कि पिघल करके क्या बन जाता है, गल करके क्या बन जाता है। गलनांक का मतलब यही है कि गलना है, गल के बन जाता है द्रव, यानी कि जैसे में कि बर्फ़। अब बर्फ़ कब पिघलेगा, तब जब उसमें थोड़ा सा उष्मा मिल जाए, यानी कि गर्मी मिल जाए, तब उस क्या हो जाएगा कि पिघल जाएगा। तो उसी को जब पिघलने की प्रक्रिया में आया उसे गलनांक कहेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 38 है कि क्वथनांक किसे कहते हैं, यानी कि जो क्वथनांक होता है किसे कहते हैं। इसमें आप लिख लेंगे वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं, यानी कि ऐसा तापमान होना चाहिए जिस पर कि द्रव उबलने लगता है। जैसे में कि पानी है तो पानी कब उबलेगा, तो जब हम लोग उसको गर्म करेंगे तब उबलेगा, तो उसी को क्या कहेंगे, तो क्वथनांक कहेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 39 है कि ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं, यानी कि ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे
द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे और गैस वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। यानी कि जो द्रव अवस्था है, मान लीजिए अब द्रव अवस्था में है, तो परिवर्तित हुए बिना क्या होगा कि ठोस अवस्था से सीधे क्या चीज़ में बदल जाएगा, गैस, और वापस फिर ठोस अवस्था में बदल जाएगा, तब उसको ऊर्ध्वापातन कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? यानी कि जो संगलन होता है उसकी प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो आप इसमें लिखेंगे कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। लिख लेंगे। आपका फिर क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा कि गैसीय दाब के मापन का मात्रक क्या है? यानी कि जो गैसीय दाब होता है उसके मापन की मात्रक क्या है? मापन की मात्रक, ठीक है। तो आप इसमें लिख लेंगे एटमॉस्फेयर, यानी कि जिसको ATM ब्रैकेट में लिख देंगे, इसको ATM से डिनोट किया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 42 है कि एक एटमॉस्फेयर का मान बताएं। यानी कि एक एटमॉस्फेयर आपको दिया जाए तो उसका मान कितना होगा? तो एक एटमॉस्फेयर का मान होता है 1.01 गुना 10 के पावर में 5 पास्कल, यानी कि पास्कल को PA से डिनोट करते हैं। तो आप यही लिख लेंगे इसमें, ठीक है। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है कि इम्पोर्टेंट है, आप नोट्स में लिख लेंगे। यही सारा क्वेश्चन में से आपको बोर्ड का एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 43 है कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं? यानी कि जो वाष्पीकरण होता है किसे कहते हैं? तो वाष्पीकरण का आप आंसर लिखेंगे कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आप ये लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा कि संघनन किसे कहते हैं? यानी कि जो संघनन होता है किसे कहते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे कि वाष्प को ठंडा कर द्रव बनाने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यानी कि वाष्प को अगर हम लोग ठंडा कर देंगे और फिर वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा तो उसको संघनन कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 45 है कि संगलन किसे कहते हैं? यानी कि जो संगलन होता है वो किसे कहते हैं? तो आप इसमें लिख लेंगे कि ठोस से द्रव बनने की क्रिया को संगलन कहते हैं। यानी कि जब ठोस रहेगा और ठोस से द्रव बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? तो संगलन कहेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 46 है कि जमना किसे कहते हैं? ये तो आसान क्वेश्चन है, जमना किसे कहते हैं? तो जमना का आंसर लिख लेंगे कि द्रव को ठंडा कर ठोस बनाने की क्रिया को जमना कहते हैं। यानी कि जब द्रव जो है कि वह ठोस बन जाएगा और वह द्रव जो है कि ठोस बन करके क्या हो जाएगा? तो जम जाएगा, तो जमना उसी को कहेंगे, ठीक है। आप इसमें लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 47 है कि जिस निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्वथनांक। आप इसमें क्वथनांक लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 48 है कि ठोस द्रव तथा गैस अवस्था में से किसमें अधिक होता है? ठीक है, यानी कि ठोस द्रव गैस दिया हुआ है तो ऐसी अवस्था में किसमें अधिक होता है? क्या अधिक होता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन का आंसर पूछा है कि अंतरानुक स्थान। तो अंतरानुक स्थान कौन सा होता है तीनों में? तो अंतरानुक स्थान जो होता है कि तीनों में से ठोस द्रव गैस में से गैस होता है, तो आप इसमें गैस लिख लेंगे। फिर आपको दूसरा में बताना है कि अंतरा अनुक आकर्षण बल। तो अंतरा अनुक आकर्षण बल किस में अधिक होता है? तो ठोस में अधिक होता है। तो अंतरा अनुक आकर्षण बल लिख के तीर के चिन्ह मार के आप लिख लेंगे ठोस। आपका क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 0 डिग्री सेल्सियस जल पर भौतिक अवस्था आपका बर्फ़ बन जाएगा, यानी कि ठोस हो जाएगा। तो जब आप 0 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो वे क्या हो जाएगा कि ठोस बन जाएगा, यानी कि बर्फ़ जम जाएगा। आप इसमें लिख लेंगे ठोस और ब्रैकेट में लिख लेंगे बर्फ़। आपका क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा, जो लास्ट क्वेश्चन इतना ही मैं आपको बताऊँगा कि
300 केल्विन ताप को सेल्सियस में बदलें, यानी कि 300 केल्विन आपके पास दिया हुआ है, इसको सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस बराबर क्या होता है, तो सेल्सियस जब हम लोग निकालते हैं तो केल्विन में से 273 को घटा देते हैं। तो जब केल्विन में से 273 को घटाते हैं तो आपका कितना केल्विन दिया हुआ है, तो 300 केल्विन। तो 300 केल्विन में से 273 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 27, तो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया, इतना आप नोट्स में लिख लेंगे। फिर मैं मिलूँगा आपको आपका पार्ट 2 का वीडियो में। तो आप मेरे पार्ट 2 का वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे और उसी तरह से जैसे उसमें बताया जाए उसी तरह से आप नोट्स करते जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितना भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो डालूंगा वे आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख करके अपना पढ़ाई का हर एक चैप्टर से, जो भी चैप्टर से बताया जाए उसको कंप्लीट करते चलेंगे।